नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रूथ ऑफ लाइफ यानी जीवन का सत्य में। दर्शकों, जीवन के सत्य को यदि आप पहचान जाएंगे तो यकीन मानिए निर्णय लेना आपके जीवन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपके जीवन को सुखमय बना सकें, उसमें रस घोल सकें, उसमें मिठास घोल सकें। आप सभी के जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए, कम करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य विनीता जी। आइए स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। आचार्य जी, आज मैं आपसे बात करना चाहूंगी, विवाह में विलंब जो होता है वो क्यों होता है? क्या नक्षत्र और ग्रह भी इसके लिए कुछ जिम्मेदार होते हैं? देखिए, हम लोग जो है जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो हमारे लिए एक मेन मकसद हो जाता है उनके करियर सेटलमेंट के बाद एक अच्छे वर या वधू का चुनाव। कई बार हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, हमारे पास फाइनेंस की कोई कमी नहीं होती, हमारे घर में सभी तरह की सुख सुविधाएं होती हैं, फिर भी हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छे वर या वधू का चुनाव नहीं कर पाते। कोई ना कोई अड़चन उसमें होती है। वैसे तो कहा जाता है कि जो जोड़ियां होती हैं वो भगवान के घर से बन के आती हैं, बट भगवान के घर से बन के आती हैं फिर भी कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्रों की उसमें अहम भूमिका होती है। देखिए, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं अपने बच्चे के लिए किसी वर या वधू का सिलेक्शन करने जा रही हूँ और अगर मैं जब देखने निकलती हूँ तो मेरे पास बहुत सारी मल्टीपल ऑप्शंस हैं और मुझे बिना सोचे समझे बहुत जल्दी से एक अच्छा वर या अच्छे वधू की मेरे लिए एक सिलेक्शन हो जाती है जो मेरे घर में आएगा या आएगी। उस समय इसका मतलब मेरे ग्रह और नक्षत्र मेरी फेवर में है, मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे बच्चे की फेवर में है, उसकी कुंडली में ऐसे शुभ योग बन रहे हैं कि उसके लिए वर और वधू का चुनाव अच्छा हो पा रहा है। यही कहीं मैं बार बार प्रयत्न कर रही हूँ। अगर मेरे पास बेटी है तो बार बार लड़के देखना, लड़के ना पसंद आना, लड़के का काम ना पसंद आना, हो सकता है कई बार उनको हमारी तरफ से कोई कमी नजर आए तो रिश्ता नहीं हो पाता। थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयत्न करने के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कोई ऐसी बाधा जिसकी वजह से हमें परेशानी झेलनी पड़ रही है। और कई बार तो ऐसा होता है कि सिर्फ हम प्रयत्न ही करते रहते हैं, बार बार लड़के लड़कियां देखते रहते हैं और किसी का भी चुनाव अपने लिए नहीं कर पाते। इसका मतलब ये है कि उस समय हमारी कुंडली में जिन भी ग्रह नक्षत्रों का टाइम पीरियड चल रहा है, जिन भी ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, वो या तो विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है या कहीं ना कहीं वो इस तरह पीड़ित है कि हमें अच्छा वर नहीं मिल पा रहा है। आज बात कर रहे हैं विवाह में होने वाले विलंब को लेकर। क्यों विवाह में विलंब होता है, आचार्य जी से जानते हैं। आचार्य जी, कौन से ऐसे भाव और ग्रह किसी की कुंडली में बन जाते हैं जिसकी वजह से विवाह में विलंब होता है? देखिए, अगर हम कुंडली को एनालाइज करना शुरू करते हैं, जब हम किसी भी कुंडली की विवेचना करते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम अपने बच्चे के लिए अच्छा चुनाव नहीं कर पाते जीवन साथी का, तो कहीं ना कहीं हम किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एक बार सजेशन ज़रूर लेना चाहते हैं। और जब भी हम किसी कुंडली की विवेचना करते हैं तो सबसे पहले कुंडली का सप्तम भाव, 7th हाउस, जिसको हम अपने जीवन साथी के रूप में देखते हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन कैसा होगा, हमारा पति या पत्नी कैसा होगा, हमारा विवाह कब होगा। सप्तम भाव के अलावा ऐसे कुंडली में और भी बहुत से भाव हैं जिनको एनालाइज करना, जिनकी विवेचना करना जरूरी होता है। जैसे हम लगन और लग्नेश को देखते हैं, हम षष्ठम भाव और उसके स्वामी को देखते हैं, कहीं ना कहीं हम द्वादश भाव उसके स्वामी को भी देखते हैं, क्योंकि ये कुंडली के ऐसे भाव होते हैं जो कहीं ना कहीं आपस में संबंध बनाते हैं और अगर इनमें कहीं ना कहीं कोई संबंध दूषित या पीड़ित या पाप प्रभाव में हो तो विवाह में विलंब आता है। आचार्य जी, विवाह में विलंब को लेकर हम बात करें, जानूंगी कि ऐसे कौन से योग होते हैं जो ग्रहों के साथ मिल जाते हैं और विवाह में विलंब करते हैं? देखिए, मैं आपको पहले भी बता रही हूँ कि जब भी हम विवाह के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम कुंडली के सप्तम भाव को एनालाइज करते हैं। सप्तम के साथ लग्नेश को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सप्तम से सप्तम भाव है। किसी भी जातक का शरीर, मन, मस्तिष्क हम लग्नेश से कैलकुलेट करते हैं। जिस किसी इंसान का भी लगन भाव में कोई पापी ग्रह बैठ जाए, कोई अशुभ ग्रह बैठ जाए, या हमारा लगन भाव पाप पीड़ित हो, या फिर लग्नेश पीड़ित होकर सप्तम भाव से किसी भी प्रकार का कोई संबंध बना ले, तो आप मान लीजिए वहाँ विवाह में बाधा आएगी ही आएगी। क्योंकि जिस व्यक्ति का लगन ही पीड़ित हो गया, जिस व्यक्ति का शरीर ही पीड़ित हो गया, उसके स्वभाव में एक अजीब सा चिड़चिड़ापन रहेगा, स्वास्थ्य उसका बहुत अच्छा नहीं होगा। मतलब ट्रस्ट वर्दी भी, अगर लग्नेश ही पीड़ित हो जाए, हमारा लगन ही पीड़ित हो जाए, तो
इतना ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं होता। उसके बाद कुंडली में हम 6th भाव को भी ज़रूर एनालाइज करते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी भाव के बारे में बात करते हैं तो उससे उसका द्वादश भाव ज़रूर एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि जीवन के आरंभ के साथ साथ उसका अंत भी ज़रूर होता है। तो 12वें भाव को भी एनालाइज करना चाहिए। 6ठा भाव हमारी कुंडली में वैसे तो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, उससे अगर हम उसको एनालाइज करते हैं तो हमें निरोगता के बारे में पता चलता है। देखिए, जैसे किसी भी जातक या जातिका की कुंडली जब आप किसी से मिलवाते हैं, ठीक है, अगर कुंडली में कहीं भी आप देखते हैं कि चंद्रमा 6ठे भाव में बैठा है, अगर लड़की की कुंडली में चंद्रमा 6ठे भाव में हो तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं उसके पति का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहेगा। और अगर यही योग पति की कुंडली में हो तो कहीं ना कहीं पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है। जिन लोगों की कुंडली में लगन में शनि होता है, सप्तम भाव में चंद्रमा होता है, उनके विवाह में भी देरी होती है। अगर कुंडली में लगन में सूर्य आ जाए, अष्टम भाव में राहु आ जाए, सूर्य एक सेपरेटिव प्लैनेट है, अलगाव का कारण बनता है, तो वहां पे भी विवाह में देरी आती है। अगर यही कहीं लग्नेश या सप्तमेश 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठ जाए तो भी विवाह में देरी आती है। तो ऐसे बहुत से योग होते हैं कुंडली में, ऐसे बहुत से भाव होते हैं, ऐसे बहुत से ग्रह होते हैं, जब वो किसी न किसी तरह एक दूसरे के कनेक्शन में आते हैं तो कुछ ऐसे योग बनते हैं जो हमारे लिए शुभ होते हैं और कुछ ऐसे जो अशुभ। तो इसी तरह के ऐसे बहुत से योग हैं जिनके कारण विवाह में विलंब होता है। जी आचार्य जी, यहाँ पर बात करना चाहूंगी गुरु और शुक्र को लेकर। कहते हैं विवाह के अंदर इनका अपना महत्व होता है, तो क्या महत्व होता है? क्या हम इनको मजबूत करके विवाह में जो विलंब होता है उसको रोक सकते हैं? देखिए, किसी भी जातिका की कुंडली में अगर हम पति को देखना चाहते हैं तो उसमें हम उसकी कुंडली में गुरु को ज़रूर एनालाइज करते हैं। जब भी हमारी विवाह की उम्र आती है उस समय गुरु का पाप मुक्त होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका गुरु कहीं पीड़ित है आपकी कुंडली में और फिर भी आपका विवाह हो जाता है तो विवाह तो चलिए आपका हो गया, बट फिर भी गुरु का पाप मुक्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु हमारी कुंडली में विद्या का, संतान का, धन का और पति का कारक होता है। जब हमारे विवाह होने के बाद हमें उसमें परेशानियां आनी शुरू होती हैं तो कहीं ना कहीं अगर गुरु पीड़ित हो तो ये भी उसका बहुत बड़ा कारण होता है। क्योंकि गुरु को पाप मुक्त करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप गुरु को पाप मुक्त करेंगे तभी आपको संतान प्राप्त होगी। विवाह के बाद हर एक इंसान का एक ये होता है कि मेरा परिवार पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, संतान का आगमन होता है तो परिवार पूरा हो जाता है। यहीं कहीं संतान में बाधा आए तो परिवार में उस तरह की खुशियां नहीं रहती। पति की आयु के लिए भी गुरु का पाप मुक्त होना बहुत जरूरी होता है। और इसी तरह पुरुष की कुंडली में शुक्र का बहुत महत्व होता है। किसी भी, क्योंकि हमारा जो दाम्पत्य जीवन है, हमारे दाम्पत्य जीवन में जो भी पति पत्नी के संबंध हैं उसको हम शुक्र ग्रह से देखते हैं। जब भी हमारी कुंडली में कहीं शुक्र पीड़ित होता है या हमारी कुंडली में शुक्र खराब होता है तो पति पत्नी के बीच में इतना अच्छा सामंजस्य नहीं रहता। किसी भी पुरुष की कुंडली में आप शुक्र की स्थिति देखकर उसकी पति के बाबत, उसकी पत्नी के बारे में जान सकते हैं। और किसी भी स्त्री की कुंडली में मंगल की स्थिति देखकर आप उसके पति के स्वभाव के बारे में जान सकते हैं। आचार्य जी, यहाँ मंगल को लेकर भी आपसे बात करना चाहूंगी। बहुत बड़ा कारण होता है विवाह में विलंब को लेकर। यदि कोई स्त्री, यदि कोई लड़की या वर या वधू मांगलिक होता है तो कहते हैं कि एक उम्र के बाद उसका विवाह किया जाता है। क्या प्रभाव मंगल डालता है वैवाहिक जीवन पर? क्यों मंगल के कारण विवाह में विलंब होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल लोग जब अपने बच्चे की कुंडली को एनालाइज करते हैं और अगर उन्हें कोई इतनी सी ही बात बता देता है कि आपका बच्चा मांगलिक है तो वो डर जाते हैं कि बच्चा मांगलिक है, शादी कैसे होगी, इसकी शादी में तो विलंब होगा ही होगा। पर ऐसा नहीं होता। हमारे पास जितनी कुंडलियाँ आती हैं आप मान के चलिए 70% बच्चे, 70% लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं से मांगलिक होते ही हैं। चाहे वो लगन कुंडली से मांगलिक हो, चाहे वो चंद्र कुंडली से मांगलिक हो, चाहे किसी न किसी तरह मंगल उनके वैवाहिक जीवन को इफेक्ट कर रहा हो, तो ऐसा चिंता का विषय नहीं होता। जब हमारी कुंडली में मंगल लगन में बैठता है, चतुर्थ भाव में बैठता है, सप्तम भाव में बैठता है, अष्टम भाव में बैठता है और द्वादश भाव में अगर बैठ जाता है तो वो जातक को मंगलिक बना देता है। अब तो कहा जाता है कि अगर दूसरे भाव में भी मंगल हो तो वो विवाह में अड़चन क्रिएट करता है, विवाह में समस्याएं पैदा करता है, तो दूसरे भाव के मंगल को भी मांगलिक गिना जाता है। तो अगर मंगल का संबंध, अगर देखिए मंगल आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो शायद आपको बहुत कुछ देगा, आपको सरकारी नौकरी देगा, अच्छे मकान का सुख देगा, सब कुछ देगा। बट अगर कहीं मंगल आपकी कुंडली में
पीड़ित होता है, या मंगल का संबंध आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं सप्तम भाव में हो जाता है, जैसे चौथे भाव का जब मंगल होता है उसकी चौथी दृष्टि सप्तम भाव पे होती है, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करता है। लगन का मंगल हो तो वो भी डिस्टर्ब करता है। बाकी कुंडली पे अन्य ग्रहों की स्थिति पे भी डिपेंड होता है कि मंगल आपको कैसा फल देगा। जी आचार्य जी, यहाँ एक चीज जानना चाह रही थी कि हम ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे सुयोग्य वर और सुयोग्य वधु की प्राप्ति हम कर सकते हैं? देखिए, ये आजकल एक आम समस्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट समस्या बन गई है, क्योंकि बच्चे आजकल के बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं। जब अच्छा वर मिलता है तो शादी नहीं करना चाहते, अच्छी वधु मिलती है तो सोच पे पड़ जाते हैं और सेटल करना चाहते हैं अपने आप को, और जब सेटल होते हैं तो अच्छे वर या वधु का चुनाव उनके लिए नहीं रह जाता। तो जिन जातकों के भी विवाह में विलंब हो रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ कि आप अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख और वामवर्ती शंख की स्थापना कीजिए, और गुरुवार के दिन मंदिर जाइए, माँ लक्ष्मी को पीले रंग की रेशमी चुनरी दीजिए और विष्णु भगवान के आगे दीपक जला के पीले रंग का वस्त्र उन्हें अर्पण कीजिए। भगवान ने चाहा तो आपको आपके लिए बहुत जल्दी सुटेबल मैच मिलेगा। तो दर्शकों, भगवान सिर्फ हमारे हाथों में लकीरें देते हैं, उसमें रंग हमें खुद भरने होते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। हम कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।